So today we will see the topic that is pressure variation in a fluid at rest. Okay, we are going to see ki how the pressure is going to vary in a fluid if we move either up or down. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे. Now, the pressure at any point in a fluid at rest is obtained by hydrostatic law. हम यहाँ पे एक hydrostatic law लेते हैं और hydrostatic law एक सिद्धांत है. ठीक है, वो सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि that the rate of increase of pressure in vertically downward direction must be equal to specific weight of the fluid at that point. मतलब कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है, मतलब जिस रेट से प्रेशर इंक्रीज होगा वो किसके इक्वल होगा? वो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट. जैसे कि अगर मैं ये लेट्स से 0 मीटर है, ठीक है, ये सरफेस है और ये 1 मीटर है, तो अगर मैं 1 मीटर पे आऊंगा तो 1 मीटर पे जो स्पेसिफिक वेट होगा फ्लूइड का वो मेरे ऊपर प्रेशर होगा. सिमिलरली जब मैं 2 मीटर पे आ जाऊंगा तो 2 मीटर पे जो स्पेसिफिक वेट होगा और जो हाइट जो भी है, जैसे 2 मीटर जो हमारी हाइट है, वो हमारा क्या होगा? दैट इज प्रेशर होगा. सो द हाइड्रोस्टैटिक लॉ से कि जैसा जैसा आपका डाउन जाओगे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा वो आपके स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड करेगा. स्पेसिफिक वेट मैंने तुमको बता दिया था, इट वाज वेट बाय वॉल्यूम, और यू कैन से स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से लिखते थे और उसको रो इनटू g से भी हम लोग डिनोट करते थे. ठीक है ना? इट वाज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम. ना इसका भी एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो हम देख लेते हैं फटाफट. ठीक है, कंसीडर अ स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट. यहाँ पे एक a b c d हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है. ठीक है, लेट डेल a बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट. ये जो एलिमेंट है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मतलब आप उसको बीच में से काट दो और उसका जो सरफेस पे एरिया आएगा वो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है डेल a. डेल z हाइट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट. फ्लूइड एलिमेंट ये एक एलिमेंट है, मतलब छोटा सा कोई अपन ने कंसीडर किया, डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें. इस फ्लूइड एलिमेंट की हाइट है डेल z. ठीक है, डेल z की इसकी हाइट है. लेट्स से स्मॉल p इज द प्रेशर ऑन फेस AB. ये जो फेस AB है ना, इसके ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, लेट्स से स्मॉल p. z, कैपिटल Z क्या है? डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस. ये फ्री सरफेस है, पानी की जो फ्री सरफेस है ऊपर वाली. ध्यान रखना, फ्री सरफेस वो होती है जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होती है. क्या होती है? वहां पे शियर स्ट्रेस जीरो होती है. वहां से फ्लूइड एलिमेंट के टॉप तक की हाइट है z. ठीक है, ऐसा समझ के चलिए. तो ये चीजें हमने अभी तक देख ली. अभी ये इन चीजों को आप मैं बता रहा हूँ क्या है. ठीक है ना, धीरे धीरे करके. एक सेकंड रुकना भाई साहब. सो नाउ हम डेरिवेशन करेंगे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट. इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. ना कौन कौन से लग रहे हैं? फर्स्ट आता है प्रेशर फोर्स ऑन AB एंड प्रेशर फोर्स ऑन CD. ठीक है, एंड देन द वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट एंड द प्रेशर फोर्सेस ऑन BC एंड AD. मतलब कि एक तो AB फेस के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा होगा इसके पास वाले मॉलिक्यूल से, एक CD पे लगेगा नीचे से, एक इस AD सरफेस पे लगेगा और एक BC सरफेस पे लगेगा. मतलब चारों तरफ अलग अलग तरीके के प्रेशर फोर्सेस लगेंगे. पर क्योंकि AD की तरफ से लगने वाला और BC की तरफ लगने वाला अपने आप को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर लेंगे. ठीक है, तो हमको AD और BC को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक सेकंड. सो the AD portion and the BC portion will be same, so it will be just cancelled out. हमको जो कैलकुलेट करना होगा वो AB और DC पे कैलकुलेट करना होगा. सर AB और DC खुद को कैंसल आउट क्यों नहीं करेंगे? कि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लूइड के अंदर जाते हैं हमारे पे प्रेशर बढ़ेगा, है ना. तो हो सकता है कि ये वाला प्रेशर थोड़ा कुछ ज्यादा हो एज रिलेशन टू द अपर वन, है ना. मतलब इट्स काइंड ऑफ बायोन्सी थिंग. अगर तो आप लोग देख सकते हो, जैसे बायोन्सी में क्या होता है, आप पानी के अंदर कोई लोटा डालने की कोशिश करो, कोई मग्गा डालने की कोशिश करो, वो नहीं जाएगा. पानी उसको क्या करेगा? फिर से पुश करेगा. तो दैट मींस देयर इज अ काइंड ऑफ अ इंक्रीजमेंट इन प्रेशर. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस. सो देयर विल बी एन अपर फोर्स एंड देयर विल बी अ डाउनवर्ड फोर्स. सो ये डाउनवर्ड फोर्स कैसे लिख रखा है मैं बस समझा रहा हूं क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट देयर विल बी अ प्रेशर फोर्स ऑन AB. दैट इज AB फेस के ऊपर एक प्रेशर फोर्स होगा. फोर्स है तो मैंने आपको बताया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना. तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, तो प्रेशर फोर्स ऑन AB विल बी P इनटू डेल A, क्योंकि वहां पे डेल A एरिया और प्रेशर P है, वो दोनों हो जाएंगे. एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द फेस AB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जैसे ये एरो बता रखा है, परपेंडिकुलर रहेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. सो नाउ वी आर हैविंग दैट इज प्रेशर ऑन फेस CD. दैट इज नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है CD फेस पे वो. अब इसमें इन्होंने क्या किया है? यूज वही फॉर्मूला किया, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया. बट प्रेशर को थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, कुछ अलग तरीके से डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा है. इन्होंने क्या लिखा है? ये P तो लिखा है दैट इज प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है वो,
ठीक है, बट उसमें एक छोटी सी क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। ये क्वांटिटी क्या है? दिस क्वांटिटी इज सेइंग del P by del Z into del Z, that is delta Z, मतलब कि the change of pressure with respect to height into the height at which it is moving। मतलब ऑब्वियसली हमको पता है कि टॉप पे तो एक प्रेशर रहेगा, बॉटम पे जो प्रेशर रहेगा ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड होगा क्योंकि हम जानते हैं हम जैसे जैसे फ्लूइड में नीचे की तरफ मूव करेंगे तो कोई प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, है ना। तो प्रेशर कितना इंक्रीज होगा यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज del P by del Z। del P by del Z मतलब द इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ, और हम del Z तक मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इन्होंने Z के रेस्पेक्ट में उसको डिराइव किया और उसको किससे इंटू कर दिया इन्होंने? उस हाइट से इंटू कर दिया जिस हाइट पे आप मूव कर रहे हो। तो हम कितनी हाइट पे मूव कर रहे हैं? हम AB से del Z पार करेंगे तब जाके हम DC पे पहुंचेंगे। तो हम कितना कवर कर रहे हैं? हम del Z कवर कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा Z कवर कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इन्होंने यहाँ पे डेल्टा Z को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड दिस थिंग इज शोइंग कि कितना इंक्रीज हो रहा है प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लेट्स से अगर ये प्रेशर 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस हो सकता है, ये 1 और हो जाए, ये क्वांटिटी भी लेट्स से 1 की हो जाए या 0.5 हो जाए, कुछ भी हो सकती है, बट इट मस्ट हैव टू बी सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग, थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगी, ठीक है ना। इट विल बी एन एक्स्ट्रा थिंग जो सीडी पे लगेगी नीचे से, ठीक है ना। एंड इट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सीडी वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखना, इस चीज को समझ लेना, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये ऐसी चीजें बार बार आती रहेगी, ठीक है। वैसे मैं हर बार समझाता रहूंगा, अभी कॉन्सेप्ट आप समझ जाना। तो प्रेशर लग रहा है वो तो है ही, उसके अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी और ऐड की रही है हमने, किसकी वजह से? डेप्थ की वजह से। तो वो क्या ऐड हो रही है? हम प्रेशर ही ऐड कर रहे हैं, कुछ अलग चीज नहीं, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर के अंदर हम थोड़ा सा जो प्रेशर इंक्रीमेंट हुआ है उसको ऐड कर रहे हैं, और वो Z के रेस्पेक्ट में हुआ है तो हम उसको Z से इंटू करेंगे। मतलब अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि पर 1 मीटर मेरी, मैं जैसे लेट्स से रन, मेरी कोई कार है, ठीक है ना, मेरी कोई कार है, ठीक है, और मैं लेट्स से मेरी कार को एक्सलेट कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी कार एक्सलेट हो रही है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर मीटर की रेंज से। मतलब मेरी हर 1 मीटर पे मेरा स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। तो बताओ कि 5 मीटर के बाद मेरी क्या स्पीड होगी? तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा रेट ऑफ चेंज है उसको मैं सीधा का सीधा जो टोटल है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो मेरी 20 ही हो जाएगी लास्ट में स्पीड 5 मीटर के बाद। तो सेम अपन यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि मेरा डीपी डीजेड से कितना चेंज हो रहा है और टोटल डीजेड के बाद कितना हो जाएगा। तो हमको मिलेगा तो अल्टीमेटली प्रेशर ही, और उस प्रेशर को हम इस प्रेशर के अंदर प्लस कर लेंगे। तो दैट मीन्स इट विल बी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब इस क्वांटिटी को समझ लेना ना। ये दो चीजें हो गई। थर्ड चीज होती है फ्लूइड का खुद का वेट, ठीक है ना, उस एलिमेंट का खुद का वेट, वजन कितना है। तो हम उसको, मैंने आपको बताया था, हम लोग लिखते हैं रो जी वी से। ये फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा, रो जी वी, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था कैसे आया था वेट, ठीक है। दैट आप लोग स्पेसिफिक वेट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना। डेंसिटी को रो कहते हैं, तो रो तो हमारा ये हो गया, जी हमारा ये हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लिख देते हैं सिंपल, एरिया इंटू हाइट। एरिया है क्रॉस सेक्शन डेल ए एंड द हाइट इज डेल जेड, ठीक है। तो इट विल बी एरिया इंटू लेंथ करते हैं। जैसे अगर मैं कोई क्यूबॉइड बनाऊं, ठीक है, अगर मैं कोई क्यूबॉइड बनाता हूं और मैं तुमको अगर कहूं कि इसका तुमको वॉल्यूम निकालना, तो क्या करोगे? ये अगर एरिया है तो एरिया इंटू इधर वाली हाइट कर दो, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा ना। 3 लीनियर डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम। तो एरिया इंटू हाइट, दैट इज एरिया इंटू डेल जेड। चलो तीनों चीजें हो गई, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है प्रेशर फोर्स ऑन बीसी एंड एडी, जो कि इक्वल और अपोजिट होंगे, है ना। तो इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, ये एडी और बीसी वाले, ठीक है। क्योंकि हमारा फ्लूइड नीचे की तरफ मूव हो रहा है, हम अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं, हम साइडवेज नहीं देख रहे हैं। तो ये दोनों को हम अपोजिट इक्वल मान के इनको इग्नोर कर देंगे ना। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये फ्लूइड यहीं टिका रहे इसी जगह पे, यहाँ ऊपर नीचे नहीं जाए, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट वी हैव, हमारे लिए क्या होने चाहिए? ये सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब एक तो ये फोर्स और एक ये फोर्स, इनका समेशन किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के होना चाहिए। मतलब इन दोनों, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला फोर्स हमने लिख दिया पी डेल है, माइनस नीचे वाला प्रेशर फोर्स लिख दिया। माइनस क्यों किया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, ये नीचे से ऊपर लग रहा है, ये ऊपर से नीचे लग रहा है, ठीक है। प्लस, फिर प्लस किया हमने वेट ऑफ एलिमेंट। सर वेट ऑफ एलिमेंट को प्लस क्यों किया? क्योंकि देखो ये प्रेशर भी नीचे लग रहा है और इसका जो वजन होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो भी नीचे लगेगा, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? प्लस के साइन में आएंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इस फ्लूइड एलिमेंट के अंदर मैंने क्या किया? इसको प्लस किया, ठीक है ना। दिस फ्लूइड एलिमेंट इज गेटिंग एडेड विद द वेट ऑफ द एलिमेंट, और ये चीज माइनस होगी, ये मजीद माइनस क्यों होगी? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, सेम इज दैट। और इन सबको अपन 0 के इक्वल रख देंगे, इन सबका समीशन 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये सारे फोर्सेस को प्लस करने पे 0 आएगा, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं, अभी हमारा फ्लूइड एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा,
ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। अब हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं यहाँ पे, पी डाले को तो मैंने ऐसा कैसे नीचे उतार दिया, माइनस पी इंटू डाले कर दिया, यहाँ पे आ गया, और बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, माइनस ये वाला टर्म पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, दैट इज डीपी बाई डी जेड डेल जेड इंटू डेल ए, प्लस यहाँ पे भी हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंपल हमने ओपन करके लिखा। नाउ इसमें कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज पी डेल ए पी डेल ए, ठीक है। वी हैव दिस थिंग एज इट इज, हम ऐसा कैसे इसको नीचे उतार देंगे पूरा का पूरा इस वाले टर्म्स को, ठीक है ना, ऐसा। ना अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड रुकना, ना हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है ना, तो इधर लिया है हम इसको, यहाँ पे इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया। जब हम इधर ले जाएंगे तो इसको नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे, ठीक है, तो इट विल रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। अब डेल पी बाय डेल जेड को मैं इधर ही रखता हूँ यहीं पे, ठीक है, और इस डेल जेड बाय डेल ए टर्म को नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से यहाँ कट जाएंगे ये दोनों के दोनों, है ना, हमारे पास सिर्फ रो जी बच जाएगा। और नाउ वी आर हैविंग द टर्म दैट इज डेल पी बाय डेल जेड इज इक्वल टू रो इनटू जी, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि डेल पी बाय डेल जेड इज इक्वल टू रो इनटू जी क्या होता था, आपको जाना स्पेसिफिक वेट होता था, दैट इज डब्ल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज द चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट, और वही हाइड्रोस्टैटिक लॉ था, है ना, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। तो इक्वेशन 2.4 जो है वो क्या बता रही है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखो आगे ना पॉजिटिव है आगे नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन, ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो the rate of increase of pressure with respect to z will be equal to the weight density, that is specific weight of the fluid, so this is the hydrostatic law, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है, सर हम इस डेल पी वाले का क्या करें, हमको जब भी हमको ये डेरिवेटिव बनाना होता है तो वी इंटीग्रेटेड, तो हम ऊपर वाली चीज को इंटीग्रेट करेंगे, तो विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू दी हाइट, दैट इज z के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट dp, और dz को मैं इधर ले जाऊंगा, दैट इज रो जी के पास में, तो इंटीग्रेशन ऑफ रो जी dz, तो जब dp को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट p, और जब हम z को इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल करस्पॉन्ड टू द टोटल हाइट, दैट इज z टोटल, तो टॉप से लेके बॉटम तक, सो वी विल हैव द इक्वेशन p इज इक्वल टू रो जी z, और नहीं तो मैं स्टूडेंट्स को याद करवाता हूँ इसको, p इज इक्वल टू रो जी h से, z ना लेके मैं h लेता हूँ, क्योंकि h हाइट डिनोट करेगा, तो थोड़ा रिसेम्बलेंस रहता है, तो याद करने में आसानी रहती है, तो आप या तो ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, P इज इक्वल टू रो जी जी, या P इज इक्वल टू रो जी एच, बहुत रामबाण फॉर्मूला और आगे बहुत यूज आने वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, सर इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसको हम यूज कहाँ करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ, मैं आपके सामने एक ग्लास रखता हूँ और उसमें लेट से पानी भरा हुआ, ठीक है, पानी भरा हुआ है लेट से 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है ग्लास के बॉटम में, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, रो पानी है तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा डेंसिटी, जी आप जानते हो 9.81 बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, हमको इसको मीटर में लेना पड़ेगा, तो जस्ट राइट इट 0.05, ऑल राइट 0.05, और जो भी कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर मिल जाएगा उस पानी के बॉटम में कितना प्रेशर है। ये कहाँ यूज आ सकता है, जब भी हम कोई हाइड्रोलिक ब्रेक डिजाइन करते हैं या कोई ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं जो पानी के अंदर रहने वाला है, तो उसमें पानी का प्रेशर लगेगा, और वो कितना डीप जा रहा है हमारा स्ट्रक्चर, जैसे कोई लेट से आपने सस्पेंशन ब्रिज बनाया, उस ब्रिज का लेट से पूरा का पूरा पियर पानी के अंदर ही है, और लेट से उस ओशन की डेप्थ है 50 मीटर, तो आपको 50 मीटर पे प्रेशर निकालना पड़ेगा, और उस प्रेशर के हिसाब से आपको कॉन्क्रीट डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, तो वहां पे ये चीज बहुत यूज आती है, एंड इट इज फाउंड आउट बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। तो फटाफट रिवाइज कर लेते, देख लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ ने क्या कहा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ने ये कहा कि आप एक एलिमेंट कंसिडर करो, एलिमेंट के ए बी सी डी 4 उसके कोने हैं, एडी और बीसी पे जो प्रेशर फोर्सेस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। एबी फेस पे एक प्रेशर फोर्स लग रहा है, दैट इज पी इनटू एरिया, और नीचे से एक फोर्स लगेगा अपोजिट में, दैट इज पी प्लस सम एक्स्ट्रा क्वांटिटी इनटू डेल, ठीक है। तो हमने क्या किया, उन दोनों को सबको इक्वल रखा और वेट ऑफ एलिमेंट को भी रखा साथ में। ऊपर से जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर वेट प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ये चीज माइनस हो जाएगी क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हमने कैंसिल आउट किया, हमने पी डाले इक्वेशन में, हमने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजा हम लोगों ने उसको, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भेजा, चीजों को फिर कैंसिल आउट किया जो कैंसिल हो सकती है, तो लास्ट में हमने इक्वेशन को लेके इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वी गेट पी इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं, रो जी आपको जी दे रखा होगा और आपको पी पूछा होगा, या पी रो जी दे रखा होगा और जी पूछा होगा, कैसे भी करके दे सकते,
ठीक है। नाउ वी विल लुक ऑन दी एप्लीकेशन से कहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे वो जो मैंने आपको कल बताया था ना एक्सकेवेटर का जेसीबी कैसे काम करती है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। तो जेसीबी में क्या होता है, उसमें आर्म्स होते हैं। आर्म्स होते हैं मतलब कि जैसे आपके उनके पास एक ऑयल टैंक होता है और उसके बाद उनके पास कोई एक आर्म होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं प्रेशर का इंक्रीमेंट बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पिस्टन होगा छोटा सा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर किसी पंप से या किसी से प्रेशर बढ़ाता हूँ, तो ये पिस्टन क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। अगर ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो ये पिस्टन आगे की तरफ ऐसा पूरा का पूरा कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जो एंड पिस्टन होगा वो भी क्या करेगा, आगे और पीछे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर वी हैव। यहाँ पे हमारा पास्कल्स लॉ लग रहा है, ठीक है ना, दैट इज द प्रेशर अप्लाइंग विल बी इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। यहाँ अप्लाई करेंगे तो सेम इक्वल प्रेशर यहाँ तक पहुंचेगा, है ना। तो दिस इज हाउ द मूवमेंट टेक प्लेस। और इक्वल एक एग्जांपल है बहुत अच्छे से, हम उससे बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, तो विल सी क्या न्यूमेरिकल कहता है ये। हाँ ध्यान रखना, ये जो h आया था ना यहाँ पे p इज इक्वल टू रो जी एच, दैट इज z। इस z या h को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। ये प्रेशर हेड होता है, मतलब कि अगर मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है और 5 सेंटीमीटर का मेरे उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इस बॉटम पे जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इस प्रेशर हेड की वजह से जनरेट हो रहा है, इसको हेड कहते हैं। कभी सोचा है टंकियां इतनी ऊपर क्यों लगाई जाती है? मतलब जब पानी की टंकी आपके घर के आसपास होगी वो ऊपर होती है, आपके घर की खुद की टंकी होगी वो ऊपर होगी। घर की टंकियां ऊपर क्यों लगा दो, जमीन पे लगा दो, है। सो द हायर द एलिवेशन, द हायर द प्रेशर यू विल गेट एट द बॉटम। अब अगर आप कभी सर्दी में गीजर लेने जाओ, है ना, या गए हो, घर में अपन गीजर लगाते हैं ना पानी गर्म करने का, अगर जब भी आप जाओगे ना तो गीजर वाला सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आपका बाथरूम है वो कौन सी स्टोरी पे। अगर आपकी बॉटम स्टोरी पे होगा या अगर आपका लेट से टॉप स्टोरी पे या कहीं दूसरी स्टोरी पे, तो वो उस हिसाब से आपको देगा। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमारे पास फ्लोर होता है, जो बॉटम फ्लोर होता है उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा आता है। तो उस वो क्या करेगा, आपको जब गीजर देगा ना तो गीजर के अंदर एक ग्लास की लाइनिंग होती है, सेरेमिक की लाइनिंग होती है। वो लाइनिंग अलग अलग प्रेशर्स के लिए डिजाइन होती है। तो अगर आपका ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा घर, अगर आपका बॉटम स्टोरी पे घर होगा तो आपको वो ज्यादा हाई प्रेशर वाला आपको गीजर देगा। और अगर आपका आप टॉप फ्लोर पे रहते हो जहाँ पे प्रेशर कम रहेगा तो वो आपको उस हिसाब से गीजर देगा, ठीक है ना। तो आप जो भी, ये मैं गीजर का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट लाओगे तो आपको वैसा प्रेशर मेजरमेंट देखना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस वाज नोन एज द प्रेशर हेड, इसको अपन हेड कहते हैं, कितना हेड। नाउ विल लुक ऑन टू द न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर। हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेस क्या होती है, कोई चीज अपन प्रेस करते हैं ना, वो एक प्रेसिंग की मतलब डिवाइस होती है। उसके पास एक बड़ा सा पिस्टन होगा और वो प्रेस करेगी किसी चीज को, ठीक है। उसका रैम का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर डायमीटर। यू कैन से इट्स लाइक अ पिस्टन। मतलब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो उसका एक आर्म होगा और नीचे उसका एक बेस होगा। तो ये जो बेस है ना, ये सर्कुलर है ना, कैसा है, गोल है, मतलब आप सर्कल की तरह, ओवल शेप में ऐसा, ठीक है, ऐसा है। तो ये जब प्रेस करेगा तो वो इसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है ना, ये कितना है हमारे पास, अरे कहां गया, ये जो डायमीटर है ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर का डायमीटर, ठीक है। नाउ एंड अ प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब क्या है, अब नीचे आप डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रैम है। रैम मतलब रैम करना, किसी चीज को मारना, दबाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से रैम है और इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। और इस तरफ एक प्लंजर है। प्लंजर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना। वो भी एक तरीके से पिस्टन ही होता है पर वो साइज में थोड़ा छोटा होता है रैम के रिलेशन। उसका डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइड्रोलिक प्रेस। फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन। ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे प्लंजर पे अगर मैं 500 न्यूटन का लोड लगाऊं तो यार रैम कितना वजन उठा सकती है, ठीक है। ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी दूसरी हाइट पे पहुंचाना है, आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। फैक्ट्रीज में हमारे पास छोटी छोटी गाड़ियां होती है जिनको हम फोक लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोक लिफ्ट कहते हैं उसको। ये मेरा कर्सर बंद हो गया, फोक लिफ्ट क्या होती है, वो आपके वजन उठाती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। फोक लिफ्ट, है ना। फोक लिफ्ट क्या होती है, अगर आपका ज्यादा भारी वजन होता है तो उसको उठाती है और किसी एक परफेक्ट हाइट पे रखना है तो उस हाइट पे उसको रख देती है। तो ऐसी जगह पे ये बहुत काम आता है। तो प्लंजर पे जो वेट लगता है वो हम किसी हाइड्रोलिक मीन से लगाते हैं और ये प्रेशर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि अगर आपका ऐसा एक हाइड्रोलिक प्रेस का अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक प्लंजर है, पिस्टन है और यहाँ पे भी एक बड़ा पिस्टन है, दैट इज एक रैम है। तो अगर हम यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे कितना लोड ऊपर जाएगा,
ठीक है, सिंपल है, इसको निकालना आसान है। मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे पास्कल लॉ यूज करना है। पास्कल लॉ क्या कहता है, आप जो भी प्रेशर फोर्स लगा रहे हो इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी डायरेक्शन। और फ्लूइड ध्यान रखो, जो बीच में इनके ये फ्लूइड है डैश डैश, ये फ्लूइड स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ ही है ये फ्लूइड, ठीक है ना। अब जो भी फोर्स यहाँ लगाओगे वो फोर्स यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, सिंपल सी बात है। पर हमको इन्होंने फोर्स दे रखा है, कहाँ गया, हमको इन्होंने क्या दे रखा, फोर्स दे रखा है, बट वी नीड द प्रेशर। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और उस प्रेशर को यहाँ के प्रेशर के इक्वल रख देंगे और यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखते हैं। और निकालने से पहले हमको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, डायमीटर ऑफ रैम को कैपिटल D माना है, क्योंकि दो डायमीटर हमारे पास है, ठीक है। उसको 30 सेंटीमीटर की जगह पे इन्होंने लिखा है 0.3 मीटर। क्यों लिखा है, यूनिट चेंज करी, ठीक है, सिंपल एज दैट। सिमिलरली प्लंजर का डायमीटर जो 4.5 सेंटीमीटर था उसको चेंज करके 0.05 मीटर कर दिया इन्होंने। फोर्स तो वैसे ऐसा ही यूनिट में। फाइंड द वेट लिफ्टेड W, ये वेट हमको निकालना है, ये वाला वेट, ठीक है, उसको W इन्होंने लिख दिया। ओके, नाउ एरिया ऑफ रैम एंड एरिया ऑफ प्लंजर निकालना है। इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है। सर एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको अभी फोर्स दे रखा है और हमको प्रेशर निकालना है, तो फोर्स बाय एरिया करेंगे तभी तो प्रेशर निकलेगा हमको, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एरिया का कंसिडरेशन जरूरी है। तो यहाँ का एरिया, प्लंजर का एरिया और एरिया ऑफ रैम दोनों निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे, एरिया निकलेगा आपका डायमीटर से, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर एरिया होता है दैट, सॉरी सर्कुलर एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दैट इज π/4 d स्क्वायर। आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हो पर आर है नहीं हमारे पास डी है, तो हम क्यों माथापड़ी करें, डी को डिवाइड करके फिर आर निकाले, हम सीधा π/4 d स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो π/4 d स्क्वायर रैम का जब निकालना तो रैम का डाया रखेंगे दैट इज 0.3, और जब प्लंजर का निकालना है तो प्लंजर का डाया रखेंगे दैट इज 0.45, ठीक है। तो इन दोनों के छोटे छोटे एरिया तो देंगे 0.07 मीटर स्क्वायर एंड 0.001। नाउ प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर, प्लंजर पे क्या प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स अपन को दे रखा है 500 न्यूटन, तो यहाँ पे 500 न्यूटन का लोड डलेगा, कितने एरिया पे लग रहा है, इसका एरिया है 0.015 दैट इज प्लंजर का एरिया। तो इन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अब नाउ पास्कल लॉ क्या कहता है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस एंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम, मतलब जितना प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा है सेम वही प्रेशर आपका रैम पे भी पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट रैम पे क्या फोर्स है, रैम पे थोड़ा अलग फोर्स है, कि रैम पे तो W वेट है ना, तो रैम पे वेट बाय एरिया जो होगा दैट इज वेट अपॉन इसका एरिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज जो प्रेशर आया है उसके इक्वल। तो वेट अपॉन रैम का एरिया इज इक्वल टू द प्रेशर जनरेटेड एट द प्लंजर, वो कितना है 31446.5.4, उसको यहाँ जनरेट कर दिया, प्लस मल्टीप्लाई करो, W तो आपके पास अननोन है, तो आपके पास वेट आ जाएगा अराउंड 2222 न्यूटन, दैट इज 22.22 किलो न्यूटन, है ना। दैट मींस कि इस क्वेश्चन से समझ में क्या है, इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि अगर आप 500 न्यूटन का फोर्स एक छोटे से प्लंजर पे लगा रहे हो तो आप कम से कम 22 किलो न्यूटन का लोड उठा सकते हो, कहाँ पे, दूसरे एंड पे, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द पास्कल्स लॉ, ठीक है ना, इसे पास्कल्स लॉ की वजह से। तो छोटा सा लोड लगा के भी आप बड़ा सा लोड क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। द मोर द एरिया विल बी देयर, more will be the pressure you can more will be the weight you can carry, ठीक है। तो हमने 500 न्यूटन का प्लंजर पे फोर्स लगाया और वो यहाँ पे हमारे को आराम से 22 किलो न्यूटन का लोड क्या कर सकता है, उठा सकता है, ठीक है। तो फोकलिफ्ट्स में ये बहुत यूज होता है, ठीक है। सो दीज आर दी फोकलिफ्ट्स दैट यू कैन सी, ठीक है। जैसे ये फोकलिफ्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक लीवर होता है और यहाँ पे हमारे हम ऊपर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वेट है वो रख सकते हैं, वेट इंक्रीज हो सकता है, अंदर एक लीवर आर्म होता है, ये इसको ऊपर और नीचे उठा सकता है, ठीक है ना। ये ऊपर उठा के आपको किसी एक एरिया पे किसी एक जगह पे रखना है तो वहां रख सकता है। तो इट आल्सो बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। सेम जेसीबी भी वैसे ही काम करेगी हमारा, है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। जिसको पढ़ना, समझना, न्यूमेरिकल ट्राई करना, नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में देखेंगे।